अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच आरजू जी। जय हिंद। सर आज हम बात करेंगे, एक तो आपने देखा है कि ईरान के प्रेसिडेंट होकर गए हैं हमारे यहाँ से, खैर वो तो अब वापस जा चुके हैं। उनके विजिट को आप कैसे देते हैं, लेकिन उसके साथ सर मैं आपसे भी समझना चाहूंगी कि कई बार ये भी बात की जाती है कि जो चाबहार पोर्ट है जिसके ऊपर ईरान और भारत मिलकर काम कर रहे हैं अफगानिस्तान के साथ, वो बन गया तो सी पैक जो है उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगी। क्या वाकई में ऐसा है, या आप समझते हैं कि नहीं, दोनों पोर्ट्स अपनी जगह पर अगर काम करेंगी तो एक दूसरे के लिए कोई उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो सकती? आपके दो सवाल हैं। पहला सवाल है ईरान के प्रेसिडेंट से रिलेटेड और दूसरा चाबहार। चाबहार हम थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो पाकिस्तान के लिए कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा, सिवाय इसके कि अगर पाकिस्तान फ्यूचरिस्टिक देखेगा तो वो जरूर रखेगा। जहां तक बात है ईरान के प्रेसिडेंट के विजिट की, किसी भी दो कंट्रीज के बीच में अगर हाईएस्ट लेवल की कोई विजिट होती है, अच्छी बात होनी भी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली उसकी टाइमिंग, उसके लिए एक माहौल होना बहुत ज्यादा जरूरी। मुझे लगता है कि अगर इसको मैं पॉजिटिव साइड में पहले इवेल्युएट करूं तो पॉजिटिव क्या हो सकता है। सबसे बड़ी पॉजिटिविटी ईरान और पाकिस्तान के बीच में आएगी अगर कि रिसेंटली जनवरी में आप लोगों की आपस में एक एरियल स्ट्राइक हो गई। आपने उन्होंने आपके ऊपर करी, आपने रिटेलिएटरी उनके ऊपर कर दी, और उसके 3 महीने के अंदर अगर उनका प्रेसिडेंट आपके यहाँ विजिट करता है, आपकी सरकार उसे वेलकम करती है, आपकी कंट्री उसे वेलकम करती है, दैट मीन्स कहीं गुंजाइश जरूर है कि आप इस तरह की जो एक अटैकिंग मोड है उसको आप मॉडरेट कर ठीक कर पाए। ये एक अच्छी बात। मुझे लगता है कि कोई भी प्रेसिडेंट अगर किसी कंट्री में आकर विजिट करता है और हाईएस्ट लेवल पर, एक कमर्शियल एंगल भी होता है जो ईरान जरूर रखता होगा कि कमर्शियली, इकोनॉमिकली वो आपके साथ जुड़े, बढ़ाए 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 अपना ट्रेड वगैरह वगैरह। बॉर्डर डिस्प्यूट आप और ईरान के बीच में अगर पिछले काफी सालों को इवेलुएट करेंगे तो रिलेशन कभी भी कहीं भी किसी भी हालत में बहुत अच्छे नहीं थे। आप इस्लामिक का बैंड बजाते रहिए, वो एक अलग बात है कि यस, इसके ऊपर हम एग्री करते हैं, बट दिस इज ओनली वन, एक अकेली चीज है जहां पर आप एग्री करते हैं। बॉर्डर पर आपका उनके साथ एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट है। उनका कहना है कि आपके यहाँ से टेररिस्ट आकर उनके यहाँ तंग करते हैं, आपका कहना है कि उनके टेररिस्ट आपके यहाँ। बट बेसिकली देयर इज अ बिग टेरर और टेररिज्म डिस्प्यूट, और इस वजह से दुनिया आप दोनों को रिकॉग्नाइज करती है कि शायद आप दोनों ही टेररिज्म को कहीं ना कहीं बढ़ावा दें। सो इंटरनली अगर आप दोनों मिलते हैं, मुझे लगता है ये एक अच्छी प्लेटफॉर्म है कि आपस में बैठकर आप एस्केलेट ना करें जिस तरह की स्ट्राइक्स आप लोगों ने आपस में करी हैं जनवरी में। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बढ़िया बात है। आप दोनों के बीच में एक और बढ़िया चीज आपने शुरू करी थी, जो भी रीजन हो आप उसे ठीक मैनेज नहीं कर पाए, दैट वाज एनर्जी रिलेटेड। जो फेमस पाइपलाइन आपके यहाँ उनके बीच में चलनी थी, उन्होंने बना ली, आपने शुरू नहीं करी। उससे ईरान थोड़ा खफा भी है इस बात के कि उन्होंने तो पैसा इन्वेस्ट कर दिया और आपने अपने वाली साइड में कुछ भी नहीं किया। तो ये भी एक पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट जरूर रहेगा एज फार एज आई एम कंसर्न। मुझे लगता है कनेक्टिविटी और पीपल टू पीपल जो कनेक्ट आपके और ईरान के बीच में आना चाहिए था, जिसकी एस्पिरेशंस भी थी दोनों कंट्री में, शायद कहीं ना कहीं ये नहीं आ पाया। जो आपकी लैंड कनेक्टिविटी उनके साथ है, ये अपने आप में आप लोग अभी तक उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर पाए टू इट्स पोटेंशियल। वो बहुत बड़ा पोटेंशियल है जिसको आप कर सकते हैं। और अबव ऑल सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान हमेशा से भोंपू बजाता रहा है कि इस्लामिक स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ईरान मेरे साथ खड़ा हो। शायद इस समय ईरान भी आपके तरफ देख रहा है कि इजराइल अटैक से रिलेटेड पाकिस्तान खुलकर उनका सपोर्ट करे इंटरनेशनल फोरम्स में। और उसने मेरे ख्याल 2 या 3 दिन बाद स्ट्राइक के बड़े शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर आपको विजिट कर कर पूरी दुनिया को ये दिखाने की कोशिश करी है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी शायद मेरे साथ अभी भी है, कुछ कंट्रीज मेरे साथ अभी भी हैं। उसमें उसने मोहरा शायद पाकिस्तान को इसलिए बना लिया क्योंकि उन्हें पता है, और मुझे लगता है शायद पाकिस्तान को लगा कि अगर रईसी साहब आएंगे तो कुछ देकर ही जाएंगे, लेके क्या जाएंगे।
ये एक एटीट्यूड इस विजिट में दिख रहा है, क्योंकि इतने शॉर्ट नोटिस पर इस तरह की विजिट्स नहीं होती हैं जनरली। आपके डिप्लोमेट्स आपको ज्यादा अच्छा बता पाएंगे। आप दोनों के बीच की जो ट्रबल्ड हिस्ट्री है, आर्म्ड ग्रुप्स के क्लैशेस की, ये एक चैलेंज ऐसा है जो कि अगर इस तरह की विजिट्स होंगी तो आपको फायदा होगा दोनों कंट्रीज को। और मुझे लगता है मिडिल ईस्ट में जिस तरीके का डिसऑर्डर चल रहा है, शायद आप दोनों मिलकर उसको कंट्रीब्यूट कर पाए। ये अच्छी चीजें मैंने आपको गिनाई है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ खराब है, खराब भी है कुछ, बट एज फार एज आई एम कंसर्न ये एक अच्छी चीज है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ गई वो था आपने और ईरान ने इसके लिए एक माहौल नहीं तैयार किया। एक टाइमिंग जो है शायद वो बहुत सूटेबल नहीं रही, क्योंकि पाकिस्तान का अगर आप इंटरेस्ट देखें तो आपका इंटरेस्ट दोनों तरफ से सर्व नहीं हुआ। आपके उसके बीच में मेरे ख्याल $2 बिलियन का कुछ ट्रेड चल रहा है, और आप उसे पैक कर रहे हैं कि एटलीस्ट कम से कम 5 बिलियन का कर पाए। सर 10 पे ले जा रहे हैं। मैं आ रहा हूं कि उसको 5 बिलियन कर अल्टीमेटली 10 बिलियन पर ले जाए। मुझे लगता है ये इस तरह की खबर यूएस के लिए बड़ी एंटी खबर होगी। और जिस तरीके से पाकिस्तान की हमेशा जहां इंक्लिनेशन रही है यूएस से एफिलिएट होने की, चाहे पीछे कुछ भी हुआ हो, लेकिन अभी भी दिल से शायद आर्मी आपकी और पॉलिटिशियन और आपकी इकोनॉमी अभी भी यूएस की तरफ थोड़ी इंक्लाइंड दिखती है कि यही हमारे नैया पार करेंगे या आईएमएफ से लोन दिला देंगे, वर्ल्ड बैंक से कुछ करा देंगे। ये विजिट आपके अगेंस्ट जाती है एज फार एज यूएस इंटरेस्ट इज कंसर्न। आप देखेंगे कि किसी भी तरह का कमर्शियल और इकोनॉमिक बेनिफिट अगर आपको मिलने वाला है तो उसमें कहीं ना कहीं अड़चन जरूर डालेगा यूएस। सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे लगता है आपका सबसे बड़ा चैलेंज ही यही है कि आप ये नहीं डिसाइड कर पाया है पाकिस्तान आज तक कि वो चाहता क्या है। मुझे लगता है एज अ गुड नेबर, एज अ गुड हिंदुस्तान का भाई आपका, मुझे लगता है आप लोगों को कंसिडर करना चाहिए कि अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों ना डेवलप करो, अपनी इकोनॉमी पर क्यों ना ध्यान दूं, अपने बच्चों को क्यों ना पढ़ाऊं, एजुकेटेड और सिटीजन्स क्यों ना बनाऊं, हेल्थ सिस्टम क्यों ना डेवलप करूं, अपने लोगों को एक अच्छा हेल्थ सिस्टम दूं, एक स्टेबल पॉलिटिकल सेटअप दूं। पाकिस्तान की आर्मी का जो भी रुतबा है, मैं उसे ये नहीं कहूंगा, क्योंकि आपके यहाँ प्रॉब्लम यह है कि उस रुतबे से बाहर आने में आपको टाइम लगे, और पाकिस्तान आर्मी इतनी आसानी से नहीं जाने देगी, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी आवाम को कंट्रोल करे या ना करे, पॉलिटिशियन को जरूर कंट्रोल किए हुए है। और इस वजह से आवाम को हमेशा से ये दिक्कत रहेगी कि वो एक अच्छा पॉलिटिकल सेटअप, स्टेबल पॉलिटिकल सेटअप लाएं कैसे, क्योंकि आपका वहां जो ट्रिगर है अपसेट करने का पॉलिटिशियन को, वो अनफॉर्चुनेटली आपके हाथ में नहीं है, वो आर्मी के हाथ में। मतलब इसको बुराई मत समझिएगा, इसको सच्चाई समझिए एज फार एज आई एम कंसर्न्ड। सो ओवरऑल मुझे लगता है अगर आप दुनिया में एक चीज, अगर आपके मेरे बीच में हम सिर्फ एक चीज ऐसी क्या कर दें कि शायद दुनिया का नजरिया पाकिस्तान की तरफ बदल जाएगा। दूसरा, शायद पाकिस्तान एक डेवलपिंग हाईवे के ऊपर चढ़कर चलना शुरू हो जाए। और वो लगता है कि ये आपको अपना टैग, जो सबसे ज्यादा आपके पॉलिटिशियन चिल्लाते हैं कि आप खुद उससे त्रस्त हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज टेररिज्म। आपका नाम जिस दिन एंटी टेररिज्म कंट्री में आ जाएगा, मुझे लगता है कम से कम 70 से 80% प्रॉब्लम्स आपकी खत्म हो जाएगी। ईरान विजिट और इस तरह की और विजिट्स करना आपके लिए तभी फायदेमंद है जब ऑन ग्राउंड उसका कोई फायदा है, क्लैरिटी के साथ। मुझे नहीं लगता कि ईरान आपको इस विजिट में कुछ देकर गया है। एश्योरेंसेस हर जगह होती हैं, बायलैटरल, आई डोंट नो आपके यहाँ किस लिए, पता नहीं कौन इस तरह के इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट देता है। क्या बोला आपने आपके कंट्री के ऑफिशियल स्टेटमेंट में? वी विल इम्प्रूव आवर बायलैटरल टाइज। इसका मतलब हमारे ठीक नहीं है, स्ट्रेंथन भी बोल सकते थे। देखिए सर अटैक कर चुके हैं ना एक दूसरे के ऊपर।
आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। मैं भी यही कह रहा हूँ कि स्ट्रेंथन वर्ड अगर इस्तेमाल कर देते, दैट मींस ऑलरेडी ठीक ठाक चल रहा है। हम स्ट्रेंथन, ये डिप्लोमेसी का फेलियर है एज फार एज आई एम कंसर्न। आपके यहाँ उन्होंने बोला है कि यू ऑलरेडी हैव 3 ट्रबल्ड फ्रंट। आपके यहाँ 3 ऐसे बॉर्डर हैं जो ट्रबल्ड हैं। मेरा अपना इंटरप्रिटेशन है, और तीनों में एक ही कॉमनैलिटी है और कोई कॉमन नहीं है। एक अफगानिस्तान है, उसका हिंदुस्तान से कोई संबंध नहीं, और एक ईरान है, उसका हिंदुस्तान से संबंध नहीं। हिंदुस्तान वाले बॉर्डर का इन दोनों से कोई संबंध नहीं। कॉमनैलिटी क्या है कि ये जो डिफरेंसेस हैं इन तीनों के, जहां पर आपका ट्रबल्ड बॉर्डर जिसको आप बोल रहे हैं, उसमें कॉमनैलिटी है टेररिज्म। चाहे आपके यहाँ आ रही है या आपके यहाँ से जा रही है, बट द कॉमनैलिटी इज टेररिज्म। ये टैग इसलिए हटना जरूरी है, और मुझे लगता है आप जैसे लोगों को इस पर काम करना चाहिए कि किसी तरह हम अपने देश में एक अच्छा माहौल पैदा करें, एनवायरनमेंट पैदा करें। और वो एनवायरनमेंट टेररिज्म से रिलेटेड मैं नहीं इसलिए बोल रहा क्योंकि आपके बियॉन्ड कंट्रोल है। आरजू काजमी जी उसको रोक नहीं पाएंगी। वो क्यों? क्योंकि वो पॉलिटिकल है, वो मिलिट्री है। लेकिन आप एजुकेशन के ऊपर चीजें कर सकते हैं, आप हेल्थ पर कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कर सकते हैं, आपके एग्रीकल्चर के ऊपर कर सकते हैं। काफी हद तक आप काफी चीजें हैं जिनके ऊपर आप और हम जैसे लोग अपने आप को और अपने कंट्री को मोटिवेट कर सकते हैं कि चलिए इस पर काम करें। मगर सर एक चीज और है सर, इन दोनों कंट्रीज से, ईरान हो या अफगानिस्तान हो, इन दोनों कंट्रीज से पाकिस्तान में ये भी कहना है कि टेररिज्म वहां से भी आती है, और दूसरा स्मगलिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है दोनों बॉर्डर्स पे। मैंने अभी यही कहा आपको, ये तीनों बॉर्डर में कॉमनैलिटी वर्ड है टेररिज्म। मैं तो इंडिया को भी इंक्लूड कर रहा हूं, क्योंकि कभी कभी आपके पॉलिटिशियंस को अंगड़ाई लेने की आदत पड़ जाती है कि चल यार इंडिया को भी इसी में रगड़ लो, यहाँ से भी हमारा वो क्या नार्को ये हो रहा है, वो टेररिज्म और वो अफीम गांजा सब कुछ हमारे पास आ रहा है। आई डोंट नो, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको हक नहीं है ये बोलने का, बोलने को आप कुछ भी बोल सकते हो, बट तीनों जगह बॉर्डर्स पर ट्रबल्ड बॉर्डर्स आपके सिर्फ इसलिए हैं कि यू आर हैविंग द टैग कि आपका ईरान के साथ भी हो जाए। तो देखिए उन्होंने भी स्टेटमेंट दी, आपने भी स्टेटमेंट दी कि जी उन्होंने बोला हमने तो उस विलेज को मारा है जहां पर वो टेररिस्ट थे, वो बच्चे मर गए, वो एक गलत बात, वो एक अलग बात। आपने भी यही बोला कि भाई हमने भी उनको मारा है जो वो टेररिज्म कर रहे थे हमारे यहाँ आकर, और उनका सेफ हेवन उस साइड था। अफगानिस्तान आपका जग जाहिर है कि आपका और उनका क्या चल रहा है। इंडिया पाकिस्तान के बीच में सिर्फ यही एक बात है, हम दोनों देश लड़ाई नहीं करेंगे। ये मुझे भी पता है, आपको भी पता होना चाहिए, बिकॉज दिस इज नॉट अ एरा ऑफ वॉर। लेकिन यस, टेररिज्म के नाम पर एक अनपैरेलल वॉर आपके और हमारे बीच में चल रही। इसलिए मैंने बोला तीनों जगहों पर कॉमन है सिर्फ टेररिज्म। ग्रोथ क्यों नहीं है, ट्रेड क्यों नहीं है? जिन जगहों पर आपका और मेरा सड़क का रिश्ता नाता है, उसके ऊपर इजीएस्ट होता है। आप बताइए, आपका टमाटर हमारे यहाँ, हमारा टमाटर आपके यहाँ क्यों नहीं जा पाता? आपके यहाँ का ड्राई फ्रूट हमारे यहाँ क्यों नहीं आ पाता? जबकि वो सबसे सस्ता है तरीका, बाय रोड सबसे तेज है। अगेन वेरी वेरी एडवांटेजियस। मैं तो तीनों कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, बट तीनों पे रुकावट ये है कि टेररिज्म वर्ल्ड बीच में है। सो आई थिंक पाकिस्तान को काम करना ही पड़ेगा अगर उसे अपने आवाम की चिंता है, अपनी ग्रोथ की चिंता है, आपके बच्चों के पढ़ने की चिंता है, नौकरी की चिंता है, अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ देने की चिंता है। इस पर काम करिए। रईसी फ्री फंड में कुछ नहीं देकर जाएगा, ये मेरी गारंटी ले लो। आपके यहाँ मेरे यहाँ एक कॉमनैलिटी है बाबा आदम के जमाने से, कि अगर आपने किसी अपने सबसे अच्छे दोस्तों में भी पैसा मांगना शुरू कर दिया तो आपके दोस्त मुंह मोड़ लेंगे। ऐसा ही होता है। यू विल स्टार्ट लूजिंग फ्रेंड्स। इसलिए लोग कहते हैं कि रिश्तेदारी में पैसा नहीं मांगना चाहिए। कोई यार दोस्त है, चलो छोटा मोटा कुछ कर लिया, लेकिन जब आप कंटिन्यूअसली 1 या 2 या 3 बार मांगते हैं, आज आप एक्चुअली ये फेस कर रहे हैं कि जो कंट्रीज आपको बड़ा अच्छे से कभी माना करते थे, आजकल वो थोड़ा सा कन्नी काट रहे हैं। अदरवाइज आपकी इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं होनी चाहिए, आपको एड मिल सकती थी, आपको लोन्स मिल सकते थे, ऐसा नहीं है नहीं मिल सकते। लेकिन व्हाटएवर द रीजन, आज आप एक उस दोराहे पर आकर खड़े हो गए हैं कि अगर आप यूएस का सपोर्ट चाहते हैं किसी भी तरह से,
और लेट मी टेल यू, यूएस हैज गॉट ट्रिमेंडस इन्फ्लुएंस ऑन IMF, वर्ल्ड बैंक, इन सब जगहों उनका इन्फ्लुएंस है। सो अगर आप उनका किसी भी तरह से कुछ चाहते हैं सपोर्ट, तो आपको ईरान के साथ खड़ा होना दिखना नहीं चाहिए। हम बिल्कुल भी यही कर, आपका तो प्रॉब्लम डबल हो जाता है, क्योंकि आप तो यूएस के नंबर 1 और नंबर 2 दोनों एनिमीज के साथ चलने वाले हो। तो एक तरफ चाइना भी आप साथ चला रहे हो, अपनी तरफ ईरान भी साथ चला रहे हो, बचा क्या? तीसरा बचा था पूरी दुनिया में, तो वो आपने टेररिज्म का टैग लगा लिया अपनी तरफ, पता नहीं क्यों। आई डोंट नो हाउ डज इट बेनिफिट, मुझे समझ नहीं आ रही कि बिल्कुल पाकिस्तान के चाहे आर्मी हो चाहे पॉलिटिशियन हो, उनको बेनिफिट हो क्या रहा है उससे? आप पूरे देश को तो नीचे ले जा रहे हो। अगर आप सर करप्ट भी हो, पॉलिसीज गलत है ना सर, गलत पॉलिसीज की वजह से हो रहा है। पॉलिसीज गलत बनाएंगे तो रिजल्ट यही निकलेगा। जिस दिन तो पॉलिसीज ठीक होंगी तो रिजल्ट। मीडिया उसके बीच में अच्छे डिस्कशंस करके क्यों नहीं लाता, क्यों नहीं सर मीडिया ऑर्गेनाइज की करता? सुने तब ना, मीडिया भी तो अपनी मर्जी का बिठा रखा है, मीडिया की सुने तब तब ऐसा हो पाएगा। लेकिन सर देखिए, अगर हम बात करें चाबार पोर्ट की या सी पैक यस की, शाबाश, वो ओके, सर वो भी हमें एक बड़ा ख्वाब दिखाया गया था बड़ा, कि जी सी पैक बन जाएगा तो सारे मसले हल हो जाएंगे, पाकिस्तान का कर्जा उतर जाएगा, पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हो जाएगा। 10 साल हो गए, हुआ तो कुछ नहीं। लेकिन दूसरी तरफ चाबार पोर्ट की भी बात सुनने में आ रही है। आपको लगता है कि दोनों पोर्ट्स अगर बन गई तो आपस में कोई कंपटीशन होगा, या आपको लगता है नहीं दोनों अलग अलग चीजें हैं? एज फार एज आई एम कंसर्न, चाबार पोर्ट बड़ा अच्छे से ईरान और हमारे बीच में एक विन विन सिचुएशन क्रिएट कर रहा था कि मिडिल ईस्ट का सामान जब आगे को जाना है तो तेजी से जा पाए, एक सड़क भी बन जाए, एक आपका पोर्ट पर भी आ जाए, और चीजें ऑर्गेनाइज होकर तेजी से मूव कर पाए, आपको बिजनेस ऑप्शन, कमर्शियल ऑप्शन, इकोनॉमिक ऑप्शन मिल जाए। चाइना ने उसके कंपटीशन में, क्योंकि चाइना का देखिए एक अलग रोल है कि अगर वो, उसको मालूम है कि इंडिया अगर इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ चल पड़ा है तो इंडिया को कहीं ना कहीं उलझाओ, पहली बात तो वो LAC और LOC के ऊपर जो भी काम करता है वहां पर उलझा के रखता है कि आपका काफी हद तक पैसा डिफेंस चीजों में लग जाए। 60,000 लोग आज हम अगर मेंटेन कर रहे हैं हाई ऑल्टीट्यूड में, तो यू कैन इमेजिन कितनी बड़ी कॉस्ट है। 60,000 सिर्फ उनके अगेंस्ट, पाकिस्तान की गिनती में भी मैं कर नहीं रहा हूँ। सो अगर आप देखें कि दोनों का काम अगर यही था कि यस ट्रेड के लिए एक अच्छा, फास्टर, इफेक्टिव इकोनॉमिक ऑप्शन आ जाए, तो मुझे नहीं लगता कि दोनों में कोई फर्क होना चाहिए था। प्रॉब्लम आ गई कि जहां आप वन ऐप करना चाहते हो तो मैं वो भी अलाउ करूंगा कि आप अपने आप को ऊपर करिए। प्रॉब्लम में चाइना है इसके दूसरे को नीचे करिए, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। आप सीपैक बना रहे हैं, सड़क बनाइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पाकिस्तान के अंदर से सड़क बनाइए, मुझे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर बलूच आपके 5 चाइनीज को मार देते हैं तो ये तो एक आपने पूरी कंट्री की इंसल्ट कर दी बोलकर के अब हम अपनी फौज भेजेंगे हमारी अपनी प्रोटेक्शन के लिए। मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान का नागरिक मरना पसंद करेगा, बट किसी और फोर्स को अपने यहाँ रखना क्यों पसंद करेगा? आपको ये जग जाहिर है आपके यहाँ पर भी कि आपके यहाँ वो पुलिस स्टेशन में लोगों को पीट दिया उन्होंने, आपके यहाँ से उन्होंने विमेन ले गए प्रोस्टिट्यूशन के लिए। ये सारी चीजें आपके यहाँ से आ रही हैं, मेरी कोई इमेजिनेशन नहीं है। सो ओवरऑल अगर आप देखें तो सीपैक अच्छा हो सकता था अगर उसकी इंटेंशन अच्छी है। मुझे आप एक बात बताइए, अगर सीपैक बन रहा है और ट्रेड के लिए बन रहा है और लेटस से वो पाकिस्तान के बेनिफिट के लिए बन रहा है, तो मुझे तो लगता है कि चाइना को बोलना चाहिए था कि ठीक है भाई, हम ये सड़क बना रहे हैं 1000 किलोमीटर की, इस 1000 किलोमीटर के ऊपर 1000 रुपए का वो टोल प्लाजा लगेगा, इस टोल प्लाजा के 1000 रुपए में से 800 रुपए तुम्हें मिल जाएंगे, पाकिस्तान को 200 रुपए मुझे मिल जाएंगे। ये होता है ट्रेड। बट वो तो उसने नहीं किया, उसने बोला ये तो जमीन मेरे पास गिरवी रख दो, ये कर दो, वो कर दो। ठीक है, पाकिस्तान की मजबूरी है कि यस वो गिरवी रख रहा है अपने आप को, अनफॉर्चुनेट, बिल्कुल ऑप्शन नहीं है ना। अब वो उसका जो रूप है वो बढ़ता जा रहा है। भाई इंडिया ने शुरू से जज कर लिया कि ये चीज हमें बेनिफिट नहीं करेगी, पहली बात। दूसरी बात, हम भी इतने समझदार जरूर हैं कि अगर हमने कोई ट्रेड और कॉमर्स से रिलेटेड चीजों को बढ़ावा देना है तो हम ईरान के साथ सीधे चाबार क्यों ना कर लें। वी विल मैनेज दैट पोर्ट,
उसमें हमारी कमाई होगी, उसका एक पार्ट ईरान को भी जाएगा। ऐसा नहीं है कि ईरान बेवकूफ है कि वो जस्ट लाइक दैट दे देगा। और हमारे लिए एक सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक एडवांटेज ये भी है कि मेरा सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ क्रूड ऑयल हैपेंस टू बी ईरान। मुझे उसको सही। अपने साथ रखना है। अगर उसके यहाँ एक विन विन सिचुएशन में मैं चाबार चलाता हूँ, मेरे ख्याल अच्छी बात है, दोनों कंट्रीज के लिए अच्छी बात है। कल हो सकता है, समय बदलते देर नहीं लगती, कि कल हो सकता है पाकिस्तान विल यूटिलाइज इट थ्रू ईरान। इंडिया के साथ आपकी और हमारी नहीं बनती है इस बात पर, वो एक अलग बात है, बट ईरान से बनती है और कल वो ईरान के थ्रू उसको इस्तेमाल करेगा, तो आई थिंक इट विल गेन, बिकॉज इंडिया बड़ा क्लियर है। अगर इंडिया वर्सेस चाइना ये चाबार पोर्ट कोई ऑपरेट कर रहा होता, मेरी गारंटी ले लीजिए कि चाइना उसे कभी भी इंडिया को यूज नहीं करती। कहने के लिए कुछ भी कहते रहिए, लेकिन एम इज वेरी क्लियर कि इकोनॉमिकली द ग्रोथ, जो ग्रोथ इंडिया दिखा रहा है वो चाइना को टॉलरेबल नहीं है। मैं आपको आईना दिखा रहा हूं एज पाकिस्तान, कि जो कुछ चाइना आप लोगों को दिखा रहा है वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। इस समय आपको वो हरियाली का अंधा बोलते हैं ना, आपको सब कुछ हरा हरा दिख रहा है, क्या अरे नहीं सब कुछ ठीक है। मजबूरी है कि यूएस दे नहीं रहा भाई, सपोर्ट दे नहीं रहा, पैसे में सपोर्ट नहीं कर रहा, बिल्कुल। तो अब आप क्या करूं? जो थोड़ा बहुत मिल रहा है, जो अगर आपको सड़क बननी है उसके लिए वो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, लोगों को नौकरी दे रहा है वगैरह, तो आप इसलिए अभी सब कुछ हाँ कर रहे हैं। बट यू ऑल्सो नो इट, आपके यहाँ मैं नहीं मान सकता कि थिंक टैंक ये समझ ना पाए कि चाइना की फिलॉसफी पूरे वर्ल्ड में किसी दूसरे कंट्री को बेनिफिट देने की नहीं। सो आई फील चाबार कैन बी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि वो आप और हम दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन जरूर हो जाए। इसके अलावा मैं यही कह सकता हूँ कि आप हो सकता है मेरे से डायरेक्ट ना करें, आप ईरान के थ्रू आए, क्योंकि अगर आप चाइना के थ्रू आएंगे तो वैसा वो तो हमें ही मंजूर नहीं है, क्योंकि हम दोनों आपस में कॉम्पिटिटर हैं। वो बोलता है मैं सीपेक वाली रोड पर चलाऊंगा, मैं बोलता हूँ मैं चाबार वाली चलाऊंगा, मैं अपनी अलग कॉरिडोर बना लूंगा। आजकल हमारे यहाँ तो अलग कॉरिडोर की भी बात हो रही है, पैरेलल कॉरिडोर। तो जबकि अगर वर्ल्ड फोरम्स पे देखें, सेम रास्ते में दो रास्ते जा रहे हैं, कहाँ की समझदारी है? लेकिन इसी को बोलते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। वो तो सही है सर, लेकिन मैं तो एक आम सिटीजन के तौर पे यही सोचती हूँ और यही चाहती हूँ कि इस रीजन में कोई भी कंट्री अगर कुछ काम कर रही है, चाहे वो चाबार पोर्ट हो या सीपैक या कोई भी और चीज, तो उसमें बाकी कंट्रीज का भी जो है वो सोचा जाए, बाकी कंट्रीज को भी शामिल किया जाए, या कम से कम ये जरूर सोचा जाए कि हमारे पड़ोसी जो है उनको उनका भी फायदा हो, उन्हें भी तकलीफ ना हो। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा कंपटीशन चलता है कि हम चाहते हैं हमारी चीज बन जाए और दूसरे की खराब हो जाए। ये एक अजीब किस्म की हम लोगों की सोच है। मैं आपको दो चीजों के ऊपर एक बार फिर से सोचने को बोलूंगा। बंद करिए ये वाला सिस्टम कि मैं आम सिटीजन हूं। मैं कोई आम सिटीजन नहीं हूं। ये आप जैसे लोग हैं जो अपने वीडियोस के थ्रू अपनी पब्लिक को जगाएंगे कि नहीं, क्या हमारे लिए ठीक है? ठीक है, हो सकता है उसमें आप एक क्रिटिक के तौर पर देखी जाए पाकिस्तान में। हो सकता है कुछ लोग आपके खिलाफ भी आवाज उठाएं कि नहीं जी ये तो किसी दूसरों के लिए बात कर रही है। कोई बड़ी बात नहीं ऐसा होना, मेरे लिए भी कहा जा सकता है, लेकिन मुझे आज तक कभी किसी ने नहीं कहा कि आप पाकिस्तान को क्रिटिसाइज क्यों नहीं करते। मैंने कहा क्रिटिसाइज करने को बचा क्या है, वो बेचारा वैसे ही फंसा हुआ है, और क्या क्रिटिसाइज करूं? फिर से लेकर बैठ जाऊं कि मसूद कहाँ है, लखवी कहाँ है? ये पुराना हो गया टॉपिक, इट हैज गॉट नो मीनिंग। सो मैं आपको पहला प्रोटेस्ट कर रहा हूं कि स्टॉप थिंकिंग लाइक अ आर्म सिटीजन। आप लोग आर्म सिटीजन नहीं हो। आज का आर्म सिटीजन इंटेलिजेंट है, रिस्पॉन्सिबल है, बोल्ड है, सच्चाई बोलने में कतराएगा नहीं। ये वाला आप जब तक माहौल क्रिएट नहीं करेंगी, और आपने और मैंने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा हुआ है, गाली गलौज से भारत और इंडिया ऊपर आ गया है। अदरवाइज पहले हम लोग गालियां देकर आपस में बात करते हैं। पिछले 4-5 साल में आपने देखा है हम लोगों ने माहौल बदला है कि बिल्कुल ऐसा है। हम लोग अपने डिफरेंसेस को बता सकते हैं, लेकिन उसमें गाली देना की जरूरत नहीं है। गाली किस लिए देते हैं? और दूसरी बात, आपने बोला कि पड़ोसी का भी डेवलपमेंट हो जाए। बिल्कुल मत करिए डेवलपमेंट, अपना सोचिए, लेकिन दूसरे का गलत मत सोचिए। हाँ बिल्कुल। कभी नहीं हो पाएगा कि मैं तो चढ़े। अरे आप अपना ट्रेड बढ़ाइए, आप अपने हथियार बढ़ाइए, आप प्रोडक्शन बढ़ाइए, मैं कह रहा हूँ आर्म्स डीलिंग बाहर करिए, जो मर्जी है करिए, लेकिन ये मत करिए
जो चाइना कर रहा है कि मैं अपने ट्रूप्स इसलिए डिप्लॉय करूंगा जिससे कि हिंदुस्तान की फौज एलओसी पर जानना पड़े और उनका खर्चा बढ़े, ये गलत है। वो पाकिस्तान के थ्रू जो इंस्टिगेट करता है हमें हर बार। देखिए सच्चाई ये है कि अगर आप पावर इक्वेशंस में देखें तो ये तो सबको मानना पड़ेगा कि इंडिया की पावर इक्वेशन पाकिस्तान से थोड़ा बढ़कर, अब आप माने या ना माने, वो कोई बोल देता है दुगना है, कोई तिगुना है, मैं कह रहा हूँ लेकिन ज्यादा है 19-20 का, क्योंकि आपके यहाँ सब लोग मेरे को यही बोलते हैं कि इकोनॉमिकली यू डोंट स्टैंड एनीवेयर, मतलब कंपैरिजन अगर करें, मैं कह रहा हूँ कंपैरिजन बंद करिए। क्यों करना है आपने कंपैरिजन अपने आप को? अब तो वही वाली बात हो गई, मैं चाइना से करूं, मेरी डिफेंस स्पेंडिंग जो है चौथी लार्जेस्ट है एट 83 बिलियन, चाइना की कितनी है? 269 बिलियन। कोई है कंपैरिजन? लेकिन नहीं, ये जो जज्बा होता है ना, इसके आगे सबको झुकना पड़ता है। चाइना ने भी पिछले 30 साल में वो जज्बा दिखाया है कि हम अपने आप को इकोनॉमिकली डेवलप करेंगे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब है सीधा सीधा पैसा आएगा, पैसे का मतलब है लोगों के लिए खुशहाली आएगी, खुशहाली का मतलब यह है कि खुशहाली से एक स्टेबल वेलफेयर ओरिएंटेड गवर्नमेंट बनेगी, और तब कहीं जाकर आप अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करेंगे, क्योंकि आपके यहाँ पैसा है, आपके बॉर्डर सुरक्षित होंगे, आपकी इज्जत बढ़ेगी, और इज्जत बढ़ेगी तभी वर्ल्ड आपको रिकॉग्नाइज करेगा ट्रेड में, नहीं तो नहीं करेगा। आपके पास एक लिविंग एग्जांपल है कि भारत ने आपको मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया, जो भी रीजन रहा हो, आपका उतना ही ब्लेम है कि आपने उसको खो दिया। यू शुड हैव डिप्लोमैट्स को काम करना चाहिए था इसके ऊपर कि यार कुछ भी हो जाए इसको मत स्लिप होने। बिल्कुल, लेकिन सर मेरा तो खैर जी आप कुछ कह रहे थे सर? मैं तो यही कह रही थी कि हमें जो है वो अगर मैं पाकिस्तान की ही बात करूं तो मैं तो यही समझती हूँ कि हमें जो दूसरी कंट्रीज जो हमसे कहीं बेहतर कर रही हैं उनसे सीख कर हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। मतलब अगर कोई अच्छा कर रहा है तो हम सीख कर हम भी अपने आप को बेहतर और अच्छा कर सकते हैं। हमें उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए और काम करना चाहिए, तभी कुछ चेंज आएगा। और इस रीजन के लिए खास तौर पे जहां पर हम हैं, मैं पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक बात सोच सकता हूं, किसी से कुछ मत सीखो, क्योंकि आपके यहाँ जो पॉलिटिशियन और आर्मी है ना, वो इतनी हाई हेडेड है, इतनी स्ट्रॉन्ग हेडेड है कि वो नहीं सीखने को तैयार, उनका ईगो ऐसा ला जाता है इसके बीच में। मत सीखिए, अरे कम से कम अपनी लाइन तो बढ़ानी शुरू करो, अपनी लाइन तो खींचो, उसमें कम से कम वो वाला लाइन पकड़ो जो नॉन टेररिज्म हो। पार्लियामेंट में बोलते सब कुछ हो, आप बता दीजिए, आपके शाहबाज साहब ने 3 बार रिपीट कर लिया कश्मीर कश्मीर कश्मीर, भाई साहब वो बंदे ने कश्मीर बोल के नहीं दिया, क्योंकि उसे मालूम है कि चढ़ते सूरज की सलामी है भारत के साथ, वो चाहेगा इस समय कि उसे मालूम है कि अगर इंडिया ऑल्सो स्टार्ट सपोर्टिंग यूएस एंड इजराइल ओपनली, जो हमने नहीं किया, हम उनके साथ हैं लेकिन हमने ऑफिशियली उसको अप्रिशिएट नहीं किया। सो यू सी, ये जो कंट्रीज के वेस्टेड इंटरेस्ट हैं ये ब्रीफ होने चाहिए। शहबाज शरीफ को देखिए, जॉइंट स्टेटमेंट्स वगैरह जब निकलती है ना, तो इसका ड्राफ्ट आपस में पहले एक्सचेंज होता है, बिल्कुल प्रीवियस नाइट पर, और एक दूसरे को कन्विंस किया जाता है कि ये डालेंगे। जैसे अगर आपको ये बात करनी है, बिल्कुल G20 की मीटिंग के बाद कि भाई वो बोला गया कि हाँ जी हम कंडेम करेंगे या नहीं करेंगे रशिया वाला जो यूक्रेन अफेयर है, सही, तो हमने उसको किसी तरह निकाल लिया। ये इसी को डिप्लोमेसी बोलते हैं, इसी को बोलते हैं विन, इसी को बोलते हैं आपकी औकात। आपकी औकात रिस्पेक्ट होती है। यूएस ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन यूएस से आने वाला था। मैं इसी तरह बोल रहा हूं कि अगर दिख गया कि रईसी साहब ये वर्ड नहीं बोलेंगे, उन्होंने डिप्लोमेटिकली बोल दिया, अब आपके यहाँ लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि हाँ जी उन्होंने तो सपोर्ट किया है कि जेएनके के बारे में, क्योंकि ऑपरेस्ट को अगर कोई भी ऑपरेशन हो रहा है तो हम उसके खिलाफ हैं। वो गजा की बात कर रहे थे सर, उन्होंने कश्मीर को बिल्कुल भी नहीं डिस्कस किया है। नहीं, मैं आपके यहाँ के लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं वही कह रही हूँ। हाँ, वो हमारे यहाँ वैसे ही, हाँ वो कुछ भी बोलते हैं। मैं बोलता हूँ वो पीओके के लिए क्यों नहीं था?
मेरे लिए तो फिर वो वाली बात हो गई ना कि पीओके में ऑपरेशन सबसे ज्यादा हो रहा है, वहां सबसे ज्यादा लोगों को दबाया जा रहा है। वो 26 जनवरी को इंडिया का फ्लैग पहली बार जिंदगी में होस्ट कर रहे हैं। क्यों भाई? देखिए, ये इसी कुछ एक टॉपिक्स को अवॉइड कर लेना समझदारी है। जैसे मैंने कहा कि आपने इस विजिट का एनवायरमेंट और डेट्स शायद जल्दबाजी कर दी, या आपके कंट्रोल में नहीं था, क्योंकि रईसी साहब को दिखाना था पूरी दुनिया को कि देखिए अभी अभी मैंने स्ट्राइक किया है और मेरे सपोर्ट की कंट्रीज में मैं जा रहा हूँ, विजिट कर रहा हूँ। क्योंकि अब आपके यहाँ विजिट कर रहे हैं, दैट मींस पाकिस्तान इज सपोर्टिंग। ऑटोमेटिकली बोलने की जरूरत नहीं है कि हाँ जी इजराइल के स्ट्राइक, और अगर यूएस के ऊपर कल स्ट्राइक करता है ईरान तो आप उसके सपोर्टर हो, सीधी बात है। लेकिन वो देकर कुछ भी नहीं है आपको। आई डोंट नो, कहीं ना कहीं आपके डिप्लोमैट्स को ये बात पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से लेनी चाहिए कि पब्लिक को क्या फायदा होगा। बिल्कुल। और कंट्री, हाँ, कंट्री के बेनिफिट देखिए, पाकिस्तान का बेनिफिट देखिए। बिल्कुल 4 दिन आपकी फजीयत उस समय भी हो गई अनफॉर्चुनेटली, कि जब आप पुतिन के ऑफिस के बाहर बैठे रहे, इमरान खान साहब, ये आप ही के यहाँ के लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि भाई साहब कल उसने स्ट्राइक करी है, लास्ट मिनट आप भी उसको कैंसिल कर सकते थे विजिट को। भाई वो कंट्री जो है वॉर 2 दिन पहले उसने स्टार्ट करी है, आप उसके दरवाजे पर पहुंच गए। ठीक है, देयर आर सो मेनी थिंग्स, लेकिन टाइमिंग वाज नॉट गुड। बिल्कुल सर, टाइमिंग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और फिर ये कि जो गलतियां दोनों कंट्री से हुई हैं या किसी भी कंट्री से हो, उसको भी रिपीट ना किया जाए, इसके तरफ भी यकीनन पाकिस्तान और ईरान दोनों को ही देखना होगा। अब देखते हैं सर ये आगे किस तरह से लेके चलते हैं, क्योंकि फिलहाल तो खैर अमेरिका की तरफ से वार्निंग्स आ रही हैं, और ये किस तरह हैंडल करेंगे अभी फिलहाल तो कुछ कहा नहीं जा सकता। थैंक यू सो मच कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।